जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 मैंने पहले करा दिया। अब पार्ट 2 का मैं क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव भी करने वाला हूँ। जो पार्ट 2 है उस चैप्टर का नाम है नालंदा विद्यापीठ, जिसके लेखक है राजेंद्र प्रसाद। नालंदा विद्यापीठ जिसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सारण जिला जीरादोई गांव बिहार में हुआ था। सारण जिला जीरादोई गांव बिहार में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, उसके मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के। राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम महादेव सहाय फारसी था। महादेव सहाय फारसी था। उसके पिता मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के पिता। राजेंद्र प्रसाद जी के पिता किस विषय के अच्छे जानकार थे? किस विषय के? राजेंद्र प्रसाद जी के पिता किस विषय के अच्छे जानकार थे? तो संस्कृत विषय के अच्छे जानकार थे। अगला प्रश्न है, पहले उसका नामांकन कहाँ हुआ था? मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जी का पहले नामांकन कहाँ हुआ था? तो छपरा हाई स्कूल में। कहाँ हुआ था? छपरा हाई स्कूल में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? मगध बिहार को कहा जाता है और अवध उत्तर प्रदेश को। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो कहाँ है? व्यवहार। कहाँ है? व्यवहार। उसके पिता किसके शौकीन थे? मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जी के पिता किस चीज़ के शौकीन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो पिताजी थे वो पहलवानी और घुड़सवारी के क्या थे? शौकीन थे। अगला क्वेश्चन है, उन दोनों की शिक्षा उन्होंने किसको दी थी? मतलब कि पहलवानी और घुड़सवारी की शिक्षा उसके पिताजी ने किसको दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद को। उसके पिताजी ने घुड़सवारी और पहलवानी की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद जी को दी थी। अगला है, 8वें दर्जे में रखे गए वार्षिक परीक्षा में कौन प्रथम पर आए थे? 8वें दर्जे में रखे गए वार्षिक परीक्षा में कौन प्रथम स्थान पर आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसकी सहायता से बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? तो उन्होंने महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा लेकर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम किसका है? तो किसका है? नालंदा जी का। नालंदा का। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव कितने थे? तो वो कितने थे? 13 थे।
ठीक है, अब हम लोग अभ्यास में आते हैं। पाठ के साथ तो पाठ में पहला क्वेश्चन है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध था। काफ़ी क्या था? प्रसिद्ध था। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। इसीलिए कहा गया है कि नालंदा के वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी? तो देखिए, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था, जो 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिव्रज या राजगिरी नामक स्थान पर थी। फिर से देख लेते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था, जो 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिव्रज या राजगिरी नामक स्थान में थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय में नालंदा में गांव प्रवारी का आम्रवन था। गांव प्रवारी क्या था? आम्रवन था। अगला क्वेश्चन है, महावीर और मेखलीपुत्र गौशाला की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? तो महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गौशाला की भेंट नालंदा उपग्राम में हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? मतलब कितने दिनों तक वहाँ रहे थे? तो महावीर ने नालंदा में 14 वर्ष का वर्षावास किया था। अगला प्रश्न है, तारानाथ कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है? तो तारानाथ, उत्तर देखते, तारानाथ इतिहास के विद्वान थे। इन्होंने नालंदा को सरिस्पुत की जन्मभूमि बताया है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवांत विद्यापीठ के रूप में नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया गया है? तो एक जीवांत के रूप में नालंदा गुप्त काल की भूमि बताया गया है। एक जीवांत के रूप में नालंदा विद्यापीठ को गुप्त काल की जन्मभूमि बताया गया है। गुप्त काल की जन्मभूमि बताया गया है। अगला है, फाहान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? तो फाहान एक चीनी यात्री थे। वे चौथी सदी में नालंदा आए थे। फाहान एक चीनी यात्री थे। वे 4वीं सदी में नालंदा आए थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था और उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री युआन चांग भारत आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था।
अगला प्रश्न है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है? तो नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री युआन चांग ने जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा है, यह अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं मिली थी, इसलिए नालंदा का नामकरण हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया? तो नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री युआन चांग ने जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा है, यह अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध को अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं मिली थी, इसलिए इसका नाम क्या है? नालंदा पड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते। क्या यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियाँ ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। इत्सिंग कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है? तो इत्सिंग चीनी यात्री था। उन्होंने नालंदा के बारे में बताया है कि नालंदा में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। और क्या थे? 8 मंडप थे। अगला प्रश्न है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का गहरा संबंध था। एक उदाहरण के रूप में स्वर्णद्वीप मतलब सुमात्रा स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया गया। यह प्रार्थना विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का गहरा संबंध था। एक उदाहरण के रूप में स्वर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। अगला प्रश्न है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो नालंदा में 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी, जो इस प्रकार है। पहला, शब्द विद्या या व्याकरण। दूसरा, हेतु विद्या या तर्कशास्त्र। तीसरा था चिकित्सा विद्या। चौथा, शिल्प विद्या, हाथ से काम करने के लिए।
5वां था धर्म और दर्शन की विद्या, धर्म और दर्शन की विद्या। नालंदा में ये 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी, लेना ही था। अगला प्रश्न है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो आंसर है, नालंदा के प्रमुख विद्वानों में शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य हैं, आदि और भी आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, शीलभद्र से युवान चांग की क्या बातचीत हुई? शीलभद्र से युवान चांग की क्या बातचीत हुई? तो शीलभद्र ने युवान चांग को नालंदा में रह जाने का अनुरोध किया। इस पर युवान चांग ने कहा, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम ना हो सकना असंभव है, लेकिन मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि अपने भाई के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। वेन चांग का भाई था युवान चांग। ठीक। अगला प्रश्न है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के स्रोत में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। विदेश में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों ने काफी प्रयास किए। 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर गए और वहां ज्ञान प्रसार प्रचार किया। फिर से देख लेते हैं, विदेश में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों ने काफी प्रयास किए। 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर गए और वहां ज्ञान प्रसार प्रचार किया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? तो ज्ञान के क्षेत्र में जो दान किया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। मतलब ज्ञान आप कितनों भी दान कर सकते हैं तो वह खत्म होने वाला नहीं है, सीमा रहित है। ना उसके बांटने वालों की तृप्ति होती, ना ही उसे लेने वालों की तृप्ति होती है। जो बांटने वाला होता है ना वो पूरी तरीके से समृद्ध होता है, और जो लेने वाला होता है ना वो पूरी तरीके से समृद्ध होता है। इसके कहने का अर्थ यही है। ज्ञान दान की विशेषता क्या है? तो ज्ञान के क्षेत्र में जो दान किया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। ना उसके बांटने वालों की तृप्ति होती और ना ही उसे लेने वालों की तृप्ति होती है। तो ये मैंने दूसरे पार्ट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया। जी धन्यवाद, जय हिंद।